हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेविगेट इंस्टीट्यूट। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज के इस सेशन में मैं आपके साथ एक स्पेशल वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, जो कि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा अभी हाल ही में नोटिफिकेशन के द्वारा जारी की गई है। और ये जो वैकेंसी है ये बहुत ही स्पेशल है, और आप में से कई स्टूडेंट्स जो है इसकी तैयारी में या तो जुट गए होंगे या सोच रहे होंगे कि हम इस एग्जाम को टारगेट करें। तो जो ये वैकेंसी है ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर की, इसके बारे में आज हम थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। और इसमें जो सिलेबस है उसके पार्ट बी वाले पोर्शन के बारे में मैं आपसे थोड़ी सी चर्चा करने वाला हूँ। तो जैसा कि आप लोग अवगत होंगे कि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा अभी रिसेंटली ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज को नोटिफाई किया गया है। और इसके अंदर जो सिलेबस है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो आप में से जो भी लोग पार्ट बी परचेस करना चाहें या पार्ट बी की तैयारी करना चाहें हमारे साथ जुड़ करके, उसके लिए हम लोगों ने एक बैच स्टार्ट किया है जो कि है आरंभ बैच। इस बैच के अंदर आपको पार्ट बी की कंप्लीट तैयारी जो है वो करवाई जाएगी हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, जो कि आप एप्लीकेशन के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं और इस पार्ट बी की कंप्लीट फुल फ्लेजेड तैयारी जो है वो कर सकते हैं। आ, इसके अंतर्गत जैसे कि आप जानते हैं पार्ट ए पार्ट बी है। पार्ट ए वाला जो हिस्सा है वो आपका नॉन टेक्निकल का है, जिसमें आपको जनरल स्टडीज या जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि एमपीपीएससी के बाकी कई एग्जाम्स में भी आते हैं, जिसमें आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, आईसीटी वगैरह। आईसीटी तो पार्ट बी में है, लेकिन बाकी जो दूसरे जीएस के सब्जेक्ट्स हैं वो हैं, और उससे आपको 50 क्वेश्चन आएंगे जो 150 नंबर के रहेंगे। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो उस हिसाब से 150 मार्क्स का पार्ट ए रहेगा। और जो बड़ा हिस्सा है वो है आपका पार्ट बी। पार्ट बी के अंदर 5 यूनिट्स हैं, जिनमें से शुरुआती 3 यूनिट्स आपके टेक्निकल सब्जेक्ट की है। यूनिट नंबर 4 जो है वो थोड़ी सी स्पेशल यूनिट है, थोड़ी सी अनकन्वेंशनल यूनिट है, क्योंकि उसका जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है या क्लासेस हैं, वो आपको बहुत इजीली अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि वो काफी ज्यादा एक्लेक्टिक यूनिट है। मतलब उसमें अलग अलग पोर्शंस की चीजों को शामिल किया गया है। मैं अभी आपसे उसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। और जो यूनिट नंबर 5 है वो आईसीटी है। तो इस तरह से 5 यूनिट मिला करके 100 क्वेश्चन आपके आएंगे। तो आप मान सकते हैं कि 20 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज एक पार्ट से आने चाहिए। और दिस विल कंस्टिट्यूट 300 मार्क्स। ऑब्वियसली 3 क्वेश्चन, 3 नंबर एक मार्क एक क्वेश्चन का होगा, तो उस हिसाब से 300 नंबर का ये होगा। तो इस तरह से आपका रिटर्न एग्जाम जो है 450 मार्क्स का होगा। और बाद में फिर जब आप रिटर्न क्वालिफाई कर लेते हैं तो यू विल बी इनवाइटेड फॉर दी पर्सनैलिटी टेस्ट और इंटरव्यू। वो 50 मार्क्स का होगा। इस तरह से पूरे 500 नंबर की आपकी एग्जाम होने वाली है। 450 रिटर्न और 50 एग्जाम। इस 450 में से 300 पार्ट बी और 150 पार्ट ए। पार्ट ए जनरल स्टडीज है और पार्ट बी जो है वो टेक्निकल वाला हिस्सा है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये स्कीम आपको समझ में आ गई होगी एग्जाम की, जो आपने देखी भी होगी। अब ये जो पार्ट बी वाला हिस्सा है, पार्ट ए वाला जीएस वाला हिस्सा है, वो भी हमारे यहाँ अवेलेबल है। अगर आप पार्ट ए वाला कोर्स हमारे साथ कंप्लीट करना चाहते हैं, जिसमें आपको पार्ट ए का पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट करवाया जाएगा, तो वो भी आप परचेस कर सकते हैं। और अगर आप पार्ट बी करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने एक न्यू बैच लॉन्च किया है, जो कि डेडिकेटेड बैच है इस पार्ट बी के लिए। जो इस एग्जाम का पार्ट बी वाला हिस्सा है उसके लिए डेडिकेटेड बैच है, जिसका नाम है अभ्यास बैच और आरंभ बैच, सॉरी आरंभ बैच। और इस आरंभ बैच में आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। ठीक है, अब इसमें जो है आपके जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं वो तो बाकी जो हमारी टीम की अदर एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं वो आपके साथ कंप्लीट करवाएंगी ही। इसमें मैं जो हिस्सा आपके साथ कंप्लीट करवाने वाला हूँ वो है यूनिट नंबर 4 स्पेसिफिकली। तो मैं उसकी चर्चा आपसे करने वाला हूँ। आरंभ बैच में अगर आप पार्ट बी का सिलेबस लेते हैं या कोर्स लेते हैं, तो उसमें जो शुरुआती 3 यूनिट्स हैं वो एक्सपर्ट्स हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के या टॉपिक के, वो आपके साथ करवाएंगे। इसमें जो यूनिट नंबर 4 है, क्योंकि मैं ये वाला पोर्शन आपका कंप्लीट करवा रहा हूं आपको, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन इस पर्टिकुलर पार्ट में आपसे करने वाला हूं। एक्चुअली क्या है कि इस सेक्शन को लेकर के थोड़ा सा बच्चों में डाउट की स्थिति बनी हुई है, थोड़ा सा मतलब ज्यादा इनिबिशंस इसी पार्ट को लेकर के है। क्योंकि बाकी जो पार्ट बी में बाकी की जो 4 यूनिट्स है वो बहुत कन्वेंशनल है। मतलब वो आप हर कहीं पढ़ सकते हैं, उसका
आपको मटेरियल नोट्स वगैरह मिल जाते हैं इजीली, बिकॉज आईसीटी बहुत सारी एग्जाम्स में आता है और जो शुरुआती 3 यूनिट है वो आपकी टेक्निकल सब्जेक्ट्स की यूनिट है, तो उसका भी उतना ज्यादा लोड नहीं है। हालांकि उसको भी आपको प्रिपेयर तो करना ही पड़ेगा एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू से, आप जैसे ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं उस तरह से नहीं, आपको इस पर्टिकुलर एग्जाम के व्यू पॉइंट से उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो वो भी एक सेपरेट प्रिपरेशन आपको जरूरी है उसके लिए। लेकिन जो यूनिट नंबर 4 है, वो वाली यूनिट में जो टॉपिक्स हैं वो थोड़े से अनकन्वेंशनल है, जो जनरली आपकी दूसरी एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते, वो इस पोस्ट से रिलेटेड स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं। वो आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स नहीं है या आईसीटी नहीं है या जीके नहीं है, विच इज आस्क्ड इन एवरी अदर एग्जाम और एवरी सेकंड एग्जाम, वो नहीं है। ये इस पर्टिकुलर जॉब को फोकस करने वाले जो पॉइंट्स है, जॉब ओरिएंटेड जो पार्ट है वो है, और इसीलिए इससे क्वेश्चंस भी ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी है। वैसे तो देखा जाए तो 20 क्वेश्चन हर पार्ट से आना चाहिए, 5 यूनिट्स है और 100 क्वेश्चन आने वाले, तो हम मान सकते हैं कि 20 क्वेश्चन जो है हर पार्ट से आना चाहिए, पर ऐसा जरूरी नहीं रहता है, कई बार 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो यूनिट नंबर 4 है, इसके बारे में मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस करने वाला हूँ कि इसमें कौन कौन सी चीजें आपको पढ़नी है। इसको 4 भागों में बांटा गया है। जो यूनिट नंबर 4 है, इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, 1, 2, 3 एंड 4। और ये जो चारों हिस्से हैं इनका संबंध मोटर व्हीकल एक्ट है या पोल्यूशन के नॉर्म्स है या मोटर व्हीकल से रिलेटेड जितना भी लेजिस्लेशन, मतलब जो हमारे यहाँ लीगल जो सिस्टम है या जो लीगल कंप्लायंसेस वगैरह है उससे रिलेटेड है। तो ये सेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग भी है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बोरिंग है। अगर आप इसको ढंग से पढ़ेंगे तो ये इंटरेस्टिंग भी है एज वेल एज स्कोरिंग भी है। इसमें आप दूसरे कैंडिडेट से थोड़ा सा एज ले सकते हैं अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। इससे क्वेश्चन भी बहुत डीप लेवल के नहीं आते हैं, बिकॉज ये जो है एक तरह से लीगल कंप्लायंसेस वगैरह है, एक्ट है, तो अगर आप एमपीपीएससी के किसी भी एग्जाम्स में एक्ट के क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो वो बहुत ही सुपरफिशियल और बहुत ही नॉर्मल लेवल के रहते हैं। तो अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप इस पर्टिकुलर पोर्शन से आने वाले क्वेश्चंस में काफी ज्यादा एज ले सकते हैं, काफी ज्यादा लीड ले सकते हैं बाकियों की तुलना में। और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत अच्छा भी, पर ये है कि इसको आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक ऑर्गेनाइज तरीके से, क्योंकि इसका सिलेबस आपको जनरली उस तरह से एक ऑर्गेनाइज तरीके से मिलेगा नहीं, बिखरा हुआ मिलेगा। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा इसमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, ये स्कोरिंग भी है, इंटरेस्टिंग भी है और आपको बाकी कैंडिडेट्स पे लीड भी दिलवा सकता है। अब इसमें जो 4 हिस्से हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि इस यूनिट में बेसिकली आपको पढ़ना क्या है। देखिए, इस यूनिट में आपको ऑटोमोबाइल से लेकर के व्हीकल से लेकर के जो नॉर्म्स है, जो पैरामीटर्स हैं, जो नियम कायदे हैं, जो कानून है, जो लीगल कंप्लायंसेस है या जो नियम है, कायदे हैं, कानून है, जो एक्ट्स वगैरह हैं, उसके बारे में पढ़ना है। ऑटोमोबाइल से रिलेटेड, व्हीकल से रिलेटेड, पोल्यूशन से रिलेटेड, जितने भी हमारे देश में पैरामीटर्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, नॉर्म्स हैं बने हुए, चाहे वो स्टेट में हो चाहे वो नेशनल लेवल के हो, उसके बारे में आपको पढ़ना होता है। तो अलग अलग नियमावलियां हैं, अलग अलग कानून है, अलग अलग स्टैंडर्ड सेट किए हैं गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी और स्टेट गवर्नमेंट ने भी। तो दोनों के बारे में आपको पढ़ना है। स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी के अंदर उसने जो स्टैंडर्ड्स, नॉर्म्स, पैरामीटर्स और एक्ट्स वगैरह सेट किए हुए हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो किया हुआ है वो, और कुछ यूनिवर्सल नॉर्म्स भी हैं जो चलते हैं, तो उसके बारे में भी हमें जानकारी लेनी है। तो इसमें ऑटोमोबाइल नॉर्म्स, स्टैंडर्ड्स एंड व्हीकल एक्ट्स, जो कायदे, कानून, नियम वगैरह है, जो पैरामीटर्स है वो। अब इसमें अगर आप फर्स्ट सेक्शन देखेंगे इस सिलेबस का, तो वो है मोटर व्हीकल रेगुलेशंस, लीगल कंप्लायंसेस। मोटर व्हीकल रेगुलेशन एंड लीगल कंप्लायंस का क्या मतलब होता है? तो इसका एक ओवरव्यू एंड ऑब्जेक्टिव्स कि क्यों जरूरी है, व्हाई इज इट नीडेड, व्हाई इज इट नेसेसरी, मोटर व्हीकल रेगुलेशंस की जरूरत क्या है। तो ये बहुत ही जनरल बात है, आप जानते हैं, पर आपको उसको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना पड़ेगा कि व्हाई डू एनी कंट्री और एनी सोसाइटी नीड्स दिस सॉर्ट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। तो उसके बारे में एक ओवरव्यू और उसके ऑब्जेक्टिव्स कि इसकी क्यों जरूरत है, क्या उद्देश्य है, वो सब। उसके बाद इससे जुड़े हुए लीगल कंप्लायंसेस, यानी जो भी विधिक व्यवस्था है, जो भी नियम कायदे बनाए हुए हैं सरकार ने या विधानसभा ने या संसद ने, वो सारे हम इसमें देखेंगे, है ना। रोड सेफ्टी के जो मेजर्स हैं वो, व्हीकल रेगुलेशंस, रोड सेफ्टी क्यों जरूरी है, क्या नियम है रोड सेफ्टी के, है ना, व्हीकल रेगुलेशन, लीगल कंप्लायंसेस, लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन के क्या रूल्स हैं, कैसे आपको लाइसेंस मिलता है, ड्राइविंग लाइसेंस,
ड्राइविंग लाइसेंस कितने अलग अलग तरीके से होते हैं, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है अलग अलग कैटेगरीज में, किस तरीके से आपको ड्राइविंग लाइसेंस इशू होता है ना। अलग अलग तरह के ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं, आप जानते ही हैं, लर्निंग के लिए अलग होता है एंड ऑल। और फिर हर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है, इन टर्म्स ऑफ एज, इन टर्म्स ऑफ अदर क्राइटेरिया। तो वो सारा का सारा इसमें हमको देखना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन की जो पूरी प्रक्रिया है, अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेना है तो उसके लिए क्या पूरी प्रोसीजर होगी, वो जो नियम है वो पूरे हमको इसमें देखना है। उसके अलावा व्हीकल फिटनेस, आपका जो वाहन है वो किस पैरामीटर के आधार पर उसको फिट माना जाएगा, ये सरकार ने कानून बनाए हुए हैं, टू व्हीलर्स के लिए, फोर व्हीलर्स के लिए, हैवी जो वाहन होते हैं उनके लिए। तो हर कैटेगरी ऑफ व्हीकल्स के लिए उनकी फिटनेस के अलग अलग नॉर्म्स सरकार ने बनाए हुए, तो उसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। उसके अलावा ट्रैफिक रूल्स एंड पेनल्टीज, ट्रैफिक रूल्स क्या क्या हैं, और अगर आप उनको ब्रेक करते हैं तो किस कैटेगरी में कितनी पेनल्टी आप पे इम्पोज की जा सकती है, अगर आप उसको पे नहीं करते हैं तो क्या प्रोसीडिंग्स आ सकती है ना। तो ट्रैफिक रूल्स अलग अलग मामलों में, चाहे वो ट्रैफिक रूल जो है वो सिग्नल तोड़ने से लेकर के अलग अलग तरह के ट्रैफिक रूल्स है, कौन से रोड का यूज आप कर सकते हैं, कौन से रोड का यूज आप नहीं कर सकते। ऐसा भी होता है कि जो हैवी व्हीकल्स होते हैं वो कुछ रोड्स का ही यूज कर सकते हैं, कई सिटीज में अंदर से हैवी व्हीकल्स को परमिशन नहीं होती निकलने की, बाईपास से ही जा सकते हैं। तो इस तरह के जो भी ट्रैफिक रूल्स हैं वो, और उनके ब्रेक करने पे क्या पेनल्टीज है या क्या उसके रिपरकशंस होते हैं, वो सारी चीजें कोर्ट की एक्टिविटीज एंड ऑल। उसके बाद स्पीड लिमिट, अलग अलग रोड पे अलग अलग वाहनों की जो स्पीड लिमिट्स डिसाइड की गई है, वो सारा आपको लिस्ट के फॉर्मेट में मैं बताऊंगा कि किस वाहन की कितनी स्पीड, मैक्सिमम स्पीड लिमिट जो है वो डिसाइड की गई है, वो तमाम चीजें। सिग्नल रूल्स है ना, सिग्नल रूल्स आप लोग वैसे तो गाड़ी चलाते ही हो तो थोड़े बहुत जानते ही होंगे, लेकिन और ज्यादा इसको हम डिटेल में सिग्नल रूल्स को देखेंगे। उसके बाद अगर कोई सिग्नल रूल्स तोड़ता है तो उसको कितनी फाइन इंपोज की जा सकती है अलग अलग कैटेगरीज में। फिर ऑफेंस की अलग अलग कैटेगरीज है ना, अगर आप इन रूल्स को तोड़ते हैं तो उसमें भी मॉडरेट से लेके सीवियर तक अलग अलग कैटेगरीज बनी हुई है। तो ऑफेंस की अलग अलग कैटेगरीज, मॉडरेट टू सीवियर, वो सारी देखेंगे। और उसी हिसाब से अलग अलग पेनल्टीज भी है, उसी हिसाब से अलग अलग प्यूनिटिव एक्शंस भी है, मतलब दंड का जो प्रावधान है या पेनल्टी का जो प्रावधान है वो इस हिसाब से तय होता है कि जो आप ने ऑफेंस किया है वो किस लेवल का है, मॉडरेट है या ज्यादा वैसा है। ठीक है। उसके बाद व्हीकल इंश्योरेंस एंड परमिट्स, इंश्योरेंस आपके व्हीकल का जो होता है उसके क्या नियम है, कैसे इंश्योरेंस होता है, क्या प्रोसीजर है, कितने समय के लिए होता है, कैसे उसका रिन्यूएबल कब करवाना जरूरी है, एवरीथिंग। और परमिट और इंश्योरेंस के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, आप लोग गाड़ियां ओन करते हैं तो आपको पता ही होगा कि अलग अलग टाइप के व्हीकल इंश्योरेंसेस होते हैं। और नेशनल और स्टेट लेवल पे अलग अलग परमिट्स किस तरह से जारी किए जाते हैं, उसकी क्या प्रोसीजर है, ये सारा पार्ट है। तो आपको देखने में ये छोटा लग रहा है, लेकिन अपने आप में ये बहुत बड़ा टॉपिक है। और इसका जो सिलेबस है वो आपको एक जगह पे एक साथ नहीं मिलेगा, कहीं पर भी आपको बहुत ज्यादा हंट करना पड़ेगा। तो अगर आप मतलब मेरे साथ इसकी तैयारी करते हैं तो आपको सारा मटेरियल इन क्लासेस के थ्रू मिल जाएगा, पूरा मटेरियल भी आपको, मतलब स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा सारा का सारा। और साथ ही साथ आपका एक होलिस्टिक तरीके से एक साथ पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आपको हंट नहीं करना पड़ेगा अलग अलग सोर्सेस को। ठीक है। उसके बाद जो है दूसरा जो इसका सेक्शन है इसी यूनिट में, जो दूसरा सेक्शन है वो मोटर व्हीकल एक्ट्स एंड रूल्स है, इंडिया लेवल के, सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल के। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे जो मोटर व्हीकल एक्ट और रूल्स है, खास खास जो एक्ट हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ एक्ट का नाम भी दिया हुआ है जो आपको पढ़ना है। कुछ एक्ट पुराने हैं, कुछ नए हैं, कुछ एक्ट में अभी रिसेंट अमेंडमेंट्स भी हुए हैं, जैसे 2019 में कुछ कुछ अमेंडमेंट्स हुए थे, 2016 में भी अमेंडमेंट हुए थे, 2007 में अमेंडमेंट हुए थे। तो ऐसे जो नए मोटर व्हीकल एक्ट हैं या जो अमेंडमेंट्स हैं उनके साथ जो अपडेटेड है उसका वर्जन, विच इज द रीसेंट वर्जन और द अपडेटेड वर्जन, वो आपको इसमें पढ़ना है। तो मोटर व्हीकल एक्ट की अगर हम बात करें तो उसमें जो रिसेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं, खासतौर पे मोदी गवर्नमेंट आने के बाद काफी ज्यादा इसमें अमेंडमेंट्स किए गए हैं, तो वो नए जो अपडेटेड वर्जन है वो हमको पढ़ना है, जिसमें न्यू पेनाल्टीज, डिजिटाइजेशन की बात की गई है, सेफ्टी रूल्स है। अब आजकल ई चालान सिस्टम बन गया है, चालान भी ई चालान काटा जाता है, डिजिटल प्रोसीजर्स हो गई है, सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं सिग्नल्स पे कई जगहों पर, तो उसके थ्रू आपकी मॉनिटरिंग होती है। बहुत सारी चीजें हैं जो नए तरीके से इंप्लीमेंट की गई है ओवर दी लास्ट फ्यू ईयर्स, तो वो हमको इसमें देखना रहेगा। तो न्यू पेनाल्टीज, डिजिटाइजेशन प्रोसेस जो हुई है अभी
इस पूरे परिदृश्य में जो मोटर व्हीकल एक्ट के मामले में या मोटर व्हीकल के मामले में या ट्रैफिकिंग के मामले में या इस तरह के जो ऑफेंसेस होते हैं ट्रैफिक रिलेटेड, उसके मामले में जो डिजिटल प्रोसेसेस हुई है उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद ई चालान सिस्टम, आजकल आप जानते हैं, कभी कटा भी होगा शायद आपका, तो ई चालान सिस्टम। उसके बाद 2019 का जो मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्ट तो पुराना है, 2019 में इसको अमेंड किया गया, वो हमको पढ़ना है। फिर 1988 का राजीव गांधी के समय का एक मोटर व्हीकल एक्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स है 1989 के, है ना, ये रूल्स है, ये एक्ट है। तो ये तमाम रूल्स और एक्ट को हमको डिटेल में पढ़ना है, किस एक्ट में, किस रूल में मोटर व्हीकल एक्टिविटीज या ट्रैफिकिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड क्या क्या बातें दी हुई है, क्या नियम है, क्या कानून है। तो ये सब हमको डिटेल में इसमें पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद पब्लिक लायबिलिटी एक्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1991 का। नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड रूल है 2021 के, जो अभी कुछ साल पहले आए थे। तो ये जो है मोटर सेफ्टी, सॉरी, रोड सेफ्टी, ट्रैफिक, मतलब रोड सेफ्टी, ट्रैफिक, व्हीकल सेफ्टी, इनसे रिलेटेड जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के एक्ट्स या रूल्स है, वो सब हमें यहाँ पे नाम दिए हुए। इन सभी के प्रावधानों को, इनमें उल्लेखित नियमों को हमें अच्छे से समझना है। बहुत जनरल लेवल का क्वेश्चन आता है। तो इनमें जो जो, अब अगर आप ये एक्ट उठा के पढ़ेंगे तो ये बहुत मोटे मोटे एक्ट होते हैं, इसमें से हमको काम की बातें निकालनी होती है, क्योंकि इसमें जो लैंग्वेज होती है वो लीगल लैंग्वेज होती है, वो आपको अपने से समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जो टर्मिनोलॉजी होती है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है, लीगल टर्मिनोलॉजी, और उसकी लैंग्वेज भी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। तो इसको हम रिड्यूस करेंगे अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में। तो हम इन सारे रूल्स और नियमों को अच्छे से समझेंगे और हर प्रावधान को समझेंगे कि इनमें क्या क्या बातें लिखी गई है। ये सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के बनाए हुए रूल्स या एक्ट्स हैं। उसके बाद एमपी गवर्नमेंट के मामले में वही तमाम बातें कि मध्य प्रदेश सरकार ने कौन से रूल्स बनाए, क्योंकि कुछ अथॉरिटी सेंट्रल लिस्ट के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, और कुछ अथॉरिटी या काफी अथॉरिटी राज्य सरकारों के पास भी है। राज्य के विधानमंडल, जो स्टेट असेंबलीज है, उनके पास भी कानून बनाने की शक्ति हासिल है। तो राज्य की सरकार ने या राज्य की विधानसभा ने मध्य प्रदेश राज्य के अंदर व्हीकल्स को लेके या रोड सेफ्टी को लेके या ट्रैफिक रूल्स को लेकर के जो जो नियम बनाए हैं ओवर द ईयर्स, जो जो एक्ट्स पास किए हैं, जो जो रूल्स इशू किए हैं, उनके बारे में हमको सेम चीज पढ़ना है। तो पहले हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के पढ़े, अब हम स्टेट गवर्नमेंट के पढ़ेंगे। तो मध्य प्रदेश में जो 1994 का मोटर व्हीकल एक्ट है, उसके मोटर व्हीकल रूल्स हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम है, ये टैक्सेशन का है बेसिकली। टैक्स का जो रूल है मोटर व्हीकल्स पे, वो है। कराधान का मतलब ही होता है टैक्सेशन। तो ये कराधान का जो नियम है एमपी में टैक्स का, वो है। तो ये सारे हमको इसमें देखने रहेंगे। इसमें आपको मुख्यतः ये दो नियम है, एक तो एक्ट है और एक नियम है। ये जो कराधान अधिनियम है ये बेसिकली एक्ट है 1991 का, और बाकी जो है वो रूल्स हैं जो एमपी में ट्रैफिक और रोड सेफ्टी और मोटर व्हीकल्स के लिए बनाए गए हैं। तो इनको डिटेल में हम पढ़ना है। उसके बाद भारत नॉर्म्स, भारत नॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पर्यावरण प्रदूषण के से संबंधित जो मोटर व्हीकल से रिलेटेड कानून है वो या नियम है, वो हमको देखना है। भारत रूल्स या भारत स्टेट रूल्स भी, इसको बीएस बोलते हैं, भारत स्टेट बीएस नॉर्म्स, आपने सुना होगा शायद कहीं इधर उधर या न्यूज़पेपर में कभी पढ़ा हो। भारत स्टेट नॉर्म्स के बीएस रूल्स जो है वो काफी फेमस है। तो हम जो है यहाँ पर इस पर्टिकुलर पार्ट में बीएस स्टेज, बीएस 1 से लेकर के बीएस 4 तक के जो पूरे के पूरे नॉर्म्स हैं, भारत स्टेज 1, भारत स्टेज 2, भारत स्टेज 3 एंड भारत स्टेज 4, इन चारों को हम डिटेल में यहाँ पे देखेंगे। बेसिकली बीएस नॉर्म्स जो है ये पॉल्यूशन जो होता है मोटर व्हीकल्स के द्वारा, उस पे कंट्रोल करने के लिए या उसको रेगुलेट करने के लिए बहुत सारे नॉर्म्स बनाए गए हैं। इमिशन के स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं, मतलब कितना पर्यावरण प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए जो उत्सर्जन संबंधी नियम है पॉल्यूशन के मामले में, वो नियम जो है वो हमको इसमें मुख्यतः पढ़ने हैं। तो इसको आपको डिटेल में पढ़ना है कि इनका उद्देश्य क्या है, इनका भारत में इतिहास क्या रहा, कब से ये लागू किए गए, कैसे लागू किए गए, कौन सी संस्थाएं इसमें इन्वॉल्व रही, कैसे शुरू से। फिर आपका जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जिसको हम पीसीबी बोलते हैं, उसकी क्या भूमिका रही, कैसे भारत में इसके लिए अवेयरनेस फैली, फिर कैसे धीरे धीरे इसमें एक्ट्स बने, नॉर्म्स बने, वो जो पूरी हिस्ट्री है इमिशन स्टैंडर्ड्स की, वो भी हमको देखना है। इसका पर्पस भी, आप वैसे तो पर्पस जनरली हम लोग कॉमन सेंस से जानते ही हैं, पर उसको थोड़ा सा सिस्टमैटिक ढंग से इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा।
उसके बाद इसका धीरे धीरे अभी जो करंटली चल रहा है ये BS6 है ना। तो वो BS1 से BS6 तक का जो पूरा का पूरा एक इवोल्यूशन हुआ है वो हमको पूरा का पूरा इसमें समझना पड़ेगा हिस्ट्री के फॉर्म में, कि भाई पहले BS1 में क्या सिस्टम था, फिर कैसे BS2 में उसको और ज्यादा थोड़ा मतलब सोफिस्टिकेट या ज्यादा उसको इंटेंसिफाई किया गया, फिर BS3 में क्या हुआ, BS4 में, करंटली जो है वो BS6 जो है वो चल रहा है। तो BS6 तक का जो पूरा इवोल्यूशन है भारत स्टेज नॉर्म्स का, जो इमिशन के नॉर्म्स है, इमिशन के स्टैंडर्ड्स है, मतलब जो पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए जो नॉर्म सेट किए गए हैं मोटर व्हीकल्स के मामले में, तो वो तमाम पूरा इवोल्यूशन हमको इसमें देखना रहेगा। इसमें दो का खास तौर पे नाम आता है, BS4 और BS6। तो इन दोनों के बीच में क्या क्या अंतर है वो भी आपको देखना है, क्योंकि इन दोनों को के मामले में मतलब दो का खास नाम है, BS4 और BS6। तो इनमें क्या क्या डिफरेंसेस है वो भी आपको इसमें देखना पड़ेगा, है ना। तो ये तमाम चीजें हमको इसमें देखना है। उसके बाद पॉल्यूटेंट रेगुलेटेड कार्बन मोनोऑक्साइड है या नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं, है ना, जो अलग अलग तरह के मतलब ये पॉल्यूटेंट्स होते हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा कि उनका क्या प्रभाव पड़ता है और वो किस तरह से मोटर व्हीकल द्वारा फैलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये सब जो पॉल्यूटेंट जो मोटर व्हीकल्स के द्वारा फैलाए जाते हैं या इमिट किए जाते हैं बेसिकली, उनका स्टडी आपको करना है कि कौन कौन से ऐसे पॉल्यूटेंट्स जो मोटर व्हीकल्स के द्वारा फैलाए जाते हैं और उन पर क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे उनको कंट्रोल किया जाए, इसके लिए क्या क्या कार्य किए गए, क्या क्या नॉर्म्स वगैरह बनाए गए हैं, वो आपको इसमें देखना है। और कंप्लायंस के अलग अलग टेक्नोलॉजीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। खास खास 4-5 टेक्नोलॉजी आपको पढ़नी है कंप्लायंस की, एक SCR है, एक DPF है, एक EGR है, एक OBD है, ये खास खास टेक्नोलॉजीज है जो हमको पढ़ना है कंप्लायंस के लिए। ठीक है, तो इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे, हर एक SCR को, DPF को, EGR को, OBD को, कि ये क्या है। अभी शायद आपने को इसके बारे में पता ना हो, ये बेसिकली कंप्लायंस के लिए यूज की जाने वाले अलग अलग तरीके हैं कैसे आप कंप्लायंस कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है। और इम्प्लीमेंटेशन एंड चैलेंजेस, व्हीकल कॉस्ट, फ्यूल अवेलेबिलिटी, ट्रांजिशन इशू, ये कुछ और छोटे मोटे इश्यूज है जो हम इस यूनिट में डिटेल में ईच एंड एवरी टॉपिक आई विल बी गोइंग टू आई विल कंप्लीट आई विल गोइंग टू कंप्लीट यू, मैं पूरा का पूरा आपको करवाऊंगा इसमें। इसमें से कोई भी चीज जो है वो छोड़ी नहीं जाएगी। ईच एंड एवरी टॉपिक विल बी कवर्ड इन माय क्लासेस। तो हर टॉपिक को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, जो जो चीजें उसमें पढ़नी चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो तमाम चीजें डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा नोट्स के साथ आपको, है ना। ईच एंड एवरी वर्ड विच हैज बीन रिटन इन योर नोटिफिकेशन विल बी कवर्ड थ्रू दिस क्लासेस, ठीक है। इसके बाद ये चार चीजें आपको इसमें पढ़नी है। तो ये बेसिकली पहला हिस्सा मोटर व्हीकल रेगुलेशन लीगल कंप्लायंस, दूसरा हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स, तीसरा हिस्सा जो है वो मध्य प्रदेश के नॉर्म, और चौथा हिस्सा जो है वो जो इमिशन स्टैंडर्ड्स है जिसको BS स्टैंडर्ड्स बोला जाता है भारत स्टेट, ये चार। अब ये देखने में आपको छोटे लग रहे हैं पर ये काफी बड़ा सिलेबस है, क्योंकि ये एक एक टॉपिक जो है काफी उसमें डील करना पड़ेगा और आपको अच्छे से इसको कंप्लीट करना है। तो ये जो ऐसा पोर्शन है, देखो बाकी जो चीजें हैं वो क्या है, वो लेवल प्लेइंग फील्ड है हर कैंडिडेट के लिए। भाई वो जो शुरुआती 3 यूनिट है वो आपकी टेक्निकल सब्जेक्ट्स की यूनिट है, चाहे वो ऑटोमोबाइल वाली हो या मैकेनिकल वाली हो। शुरुआती 2 मैकेनिकल की, थर्ड वन आई थिंक इज फ्रॉम ऑटोमोबाइल, तो ऑटोमोबाइल वाले उसको कर लेंगे और शुरुआती 2 यूनिट्स मैकेनिकल की वो लोग भी आप लोग कर लोगे। फिफ्थ आईसीटी, आईसीटी आजकल मध्य प्रदेश लगभग सभी एग्जाम्स में पूछ रहा है, तो वो भी आप लोग प्रिपेयर करते ही हैं जनरली, है ना। जीएस वाला सेक्शन भी कॉमनली सब लोग एक जैसा प्रिपेयर करते हैं। ये एक ऐसा सेक्शन है विच इज अनयूजुअल एंड अनकन्वेंशनल, तो इसको अगर आप थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो यहाँ आप एक्स्ट्रा मार्क्स फेच कर लेंगे, और यही एक्स्ट्रा मार्क्स आपको लिस्ट में पहुंचाएगा सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की। देखो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनके कुछ ही मार्क्स एक्स्ट्रा आते हैं, और वो एक्स्ट्रा मार्क्स उन्हीं पोर्शन से आते हैं जो अनकन्वेंशनल है। तो ये आपको एक एक्स्ट्रा एज दिलवाएगा, आपका सिलेक्शन करवाएगा। तो अगर आप इस यूनिट को अच्छे से पढ़ लें तो मेरे हिसाब से, जैसे प्रिंसिपल वाला जो वैकेंसी आया था पिछली बार, मैंने उसमें भी बताया था बच्चों को कि इसमें उसमें भी यूनिट नंबर 4 थी जो स्किल डेवलपमेंट वाला हिस्सा था, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड एवरीथिंग। मैंने वहां भी यही कहा था कैंडिडेट से कि बाकी जो पोर्शन है वो तो हर कोई पढ़ेगा, बिकॉज दे आर कन्वेंशनल एंड ट्रेडिशनल पोर्शन। ये स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड जो 4 सेक्शंस है, चौथी यूनिट है और उसमें अलग अलग 4-5 सेक्शंस थे, अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपको इंटरव्यू कॉल हो जाएगा, बिकॉज वो हर व्यक्ति हर कैंडिडेट उस तरह से प्रिपेयर नहीं कर पाएगा क्योंकि वो कन्वेंशनल नहीं है। उसमें आप एक्स्ट्रा एज ले सकते हो और वही आपको सिलेक्शन तक पहुंचाएगी। तो
वही सिग्निफिकेंस या वही रोल इस पोर्शन का है। तो अगर आप में से कोई भी कैंडिडेट जो है इस पर्टिकुलर पोर्शन की तैयारी या इस पार्ट बी की तैयारी करना चाहे, तो ये आरंभ बैच जो है एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, जो हमने लॉन्च किया है। ये बैच कंप्लीटली ऑनलाइन है, ऑफलाइन मोड में क्लासेस नहीं होंगी। हमारा जो एप्लीकेशन है दैट इज नेविगेट प्राइम, विच इज फंक्शनल एट योर फोन एंड लैपटॉप एंड टैब एज वेल। तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म से उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आप ऑनलाइन मैनर में ये क्लासेस जो है वो अटेंड कर सकते हैं हमारे साथ। इसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स आपको पूरा पार्ट भी जो है वो कंप्लीट करवाएंगे। जो यूनिट नंबर 4 है, ये मैं आपके साथ डील करूंगा पूरी की पूरी। ठीक है, और बाकी जो दूसरे सर है या दूसरी फैकल्टीज है वो आपको करवाएंगे ही। और दूसरी चीज है कि इसके अलावा पार्ट ए भी अगर आप परचेस करना चाहें तो वो भी अवेलेबल है, उसको भी आप परचेस कर सकते हैं। फर्दर डिटेल्स के लिए कोर्स लेने के संबंध में या और भी कोई डाउट हो रिगार्डिंग एनीथिंग अबाउट दिस एग्जाम और एनी अदर एग्जाम, अगर आपका कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर कोर्स और सिलेबस और परचेसिंग द कोर्स और एनी अदर थिंग, आप कॉल करके जो है वो बात कर सकते हैं और फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आप नेविगेट पर कॉल कीजिए तो आपको फर्दर इंफॉर्मेशन जो है वो और मिल जाएगी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मेरा जो आज का टॉपिक था आपसे बातचीत का, वो यही था कि आप इस यूनिट को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छे से आप इसमें मार्क्स फेच कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप इस परीक्षा की तैयारी में जुट जाइए। इसमें काफी अच्छे पोस्ट हैं और काफी अच्छी एग्जाम है ये, मतलब अच्छी पोस्ट है। अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो यू विल सेल थ्रू वेरी इजीली। और ऑल द बेस्ट। अब हम ऐसे ही किसी अगली सेशन में मिलते ही रहते हैं और भी मिलेंगे। तो अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।